पानीपत, दिल्ली से उत्तर की ओर फैला वह समतल मैदान जो देखने में शांत है, पर अपनी मिट्टी में सदियों की चीखें दबाए हुए है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि वह रंगमंच है जहां भारत का भाग्य 3 बार तलवार, तोप, भूख और विश्वासघात के बीच तौला गया। यह रचना किसी अध्याय या हेडिंग में बंधी कविता नहीं है, बल्कि इतिहास की सांसों के साथ बहती हुई एक दस्तावेजी काव्यधारा है, जहां तथ्य रीत है और शब्द उनका आवरण। 16वीं सदी की ठंडी सुबह थी। हवा में धुंध और सैनिकों की बेचैनी तैर रही थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी अपने ही अभिमान से घिरा हुआ था। दरबार में विरोध, सेना में असंतोष और निर्णयों में कठोरता थी। दूसरी ओर काबुल से आया बाबर, जिसके पास संख्या कम थी पर सोच नहीं थी। उसने युद्ध को भीड़ से नहीं, गन्ना से देखा। उसने मैदान को बांधा, तोपों को रस्सियों से जोड़ा, घुड़सवारों को पंखों की तरह फैलाया। लोदी की सेना विशाल थी, हाथियों की कतारें, भारी कवच, परंतु रणनीति में जड़ता। जब पहली बार तोपें गरजी, तो केवल धुआं ही नहीं उठा, बल्कि मध्यकालीन युद्ध की पुरानी परिभाषा भी टूट गई। हाथी घबराए, पंक्तियां बिखरी और भीड़ अपने ही भार से कुचल गई। यह केवल एक पराजय नहीं थी, यह संकेत था कि अब सत्ता वही संभालेगा जो समय की भाषा समझेगा। बाबर की विजय के साथ दिल्ली में मुगल सत्ता का आरंभ हुआ और भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। समय आगे बढ़ा, बाबर चला गया, हुमायूं आया, फिर हार और निर्वासन, फिर वापसी और अचानक मृत्यु। गद्दी पर बैठा एक बालक, अकबर। शासन उसके नाम पर था, पर तलवार बैरोम खान के हाथ में। इसी बीच इतिहास के मंच पर एक और पात्र उभरा, हेमू। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सेनापति बना यह व्यक्ति लगातार विजय प्राप्त करता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। कुछ समय के लिए लगा कि इतिहास की धारा मुगलों से हट सकती है। पानीपत फिर से गवाह बना। युद्ध प्रारंभ हुआ। हेमू की सेना आगे बढ़ रही थी, आत्मविश्वास ऊंचा था। तभी एक तीर, जो किसी सामान्य सैनिक की ओर से आया, हेमू की आंख में लगा। वह क्षण निर्णायक बन गया। सेनापति के गिरते ही सेना का मनोबल टूटा। जो युद्ध जीता जा सकता था, वह हाथ से फिसल गया। अकबर की जीत ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व दिया। आगे चलकर यही शासन प्रशासनिक सुधारों, धार्मिक सहिष्णुता और एक लंबे कालखंड की नींव बना। समय फिर बदला। 18वीं सदी आते आते मुगल सत्ता खोखली हो चुकी थी। दिल्ली केवल नाम की राजधानी थी, वास्तविक शक्ति क्षेत्रीय शक्तियों में बंध चुकी थी। इसी दौर में मराठा शक्ति उत्तर की ओर बढ़ी, संगठित, तेज और महत्वाकांक्षी। दक्षिण से उठी यह शक्ति उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। दूसरी ओर था अहमद शाह अब्दाली। उसके लिए यह केवल लूट का अभियान नहीं था, बल्कि रणनीतिक संतुलन का प्रश्न था। पानीपत तीसरी बार युद्ध भूमि बना, पर इस बार लड़ाई तलवारों से पहले भूख और इंतजार की थी। मराठा सेना अपने घर से दूर थी, रसद कम होती जा रही थी। जिनसे सहयोग की आशा थी, वे पीछे हटते चले गए। अब्दाली ने सीधी टक्कर से पहले समय को हथियार बनाया। 14 जनवरी 1761 का दिन आया। सुबह तक आशा जीवित थी, शाम तक मैदान लाशों से भर चुका था। मराठा वीरता पर कोई प्रश्न नहीं था, पर रणनीतिक अकेलापन भारी पड़ा। यह अब्दाली की विजय थी, पर ऐसी विजय जिसका कोई स्थायी लाभ नहीं निकला। उल्टा, भारत की सामूहिक शक्ति और अधिक कमजोर हो गई। इसी कमजोरी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने पांव जमाने शुरू किए। 3 युद्ध, 3 बार सत्ता का परिवर्तन, पर परिणामों में एक समान चेतावनी। पानीपत कोई अभिशाप नहीं था, वह एक दर्पण था, जिसमें हर शासक अपनी भूलें देख सकता था, यदि वह देखना चाहता। पहली लड़ाई ने बताया कि तकनीक और सोच कितनी निर्णायक होती है। दूसरी ने दिखाया कि नेतृत्व का एक क्षण पूरे युग को मोड़ सकता है। तीसरी ने सिखाया कि बिना एकता और आपूर्ति, वीरता भी असहाय हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारी बनकर आई थी। उसके हाथों में तलवार नहीं, तराजू था। पर इतिहास गवाह है कि जब तराजू सत्ता को तौलने लगे, तब तलवार स्वयं रास्ता बना लेती है। प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध पानीपत के सीधे परिणाम नहीं थे, पर उसकी छाया अवश्य थे। यदि पानीपत में भारत संगठित होता, तो शायद इतिहास की दिशा कुछ और होती। पानीपत की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि यहाँ जीतने वाला भी हारा और हारने वाला भी। बाबर जीतकर भारत आया, पर उसे भी चैन नहीं मिला। हेमू हारकर इतिहास से मिट गया,
पर उसकी संभावना अमर हो गई। अब्दाली जीतकर लौटा, पर शासन नहीं कर पाया। मराठा हारे, पर उनके विचार जीवित रहे। इतिहास को यदि कविता कहा जाए तो पानीपत उसका सबसे भारी अंतरा है। यहाँ हर बार बाहरी आक्रमण सफल हुआ, क्योंकि भीतर दरारें थी। यह भूमि किसी एक राजा की नहीं थी, यह पूरे उपमहाद्वीप की परीक्षा थी, और हम हर बार आधे अधूरे उत्तर लेकर लौटे। पानीपत यह भी सिखाता है कि युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं लड़े जाते, वे कूटनीति में, अर्थव्यवस्था में और समाज की एकता में लड़े जाते हैं। तीसरे युद्ध से पहले मराठा सेना भूख से हार चुकी थी, तलवार से नहीं। यह पराजय हथियारों की नहीं, प्रबंधन की थी। आज जब हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पानीपत केवल अतीत नहीं लगता, वह वर्तमान से प्रश्न करता है। क्या हम आज अधिक संगठित हैं? क्या हम आंतरिक मतभेदों को बाहरी खतरे से ऊपर रखते हैं? इतिहास केवल याद रखने के लिए नहीं होता, वह चेताने के लिए होता है। पानीपत की मिट्टी आज भी वैसी ही है। उस पर फसलें उगती है, बच्चे खेलते हैं, हवाएं बहती है, पर हर हवा में एक कथा है, हर कण में एक स्मृति। यह कहानी केवल युद्धों की नहीं, बल्कि उन अवसरों की है जो खो दिए गए। यदि पानीपत बोल पाता तो शायद वह कहता, मैंने किसी को नहीं हराया, न किसी को जिताया, मैंने केवल वह दिखाया जो तुम थे, और जो तुम थे वही तुम बन गए। इतिहास की यह कविता यहीं समाप्त नहीं होती, यह हर उस क्षण आगे बढ़ती है जब कोई राष्ट्र अपने भीतर झांकने का साहस करता है। पानीपत एक स्थान नहीं, एक चेतावनी है, और चेतावनियां तब तक जीवित रहती है जब तक उन्हें अनसुना किया जाता है। आज पानीपत शांत है, न तोपों की आवाज, न घोड़ों की टापे, पर जो इतिहास सुनना जानता है उसके लिए यह मैदान आज भी बोलता है। यह कविता उसी आवाज को शब्द देने का प्रयास है, ताकि सच केवल किताबों में बंद न रहे, बल्कि चेतावनी बनकर आगे की पीढ़ियों तक पहुंचे।